हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का निगमन, फिर ओम के नियम का सदिश रूप, यस सदिश रूप, और प्रतिरोध का सूत्र। प्रतिरोध तो चलेगा, लंबा चलेगा, पर बच्चों ये वीडियो देखने से पहले, पर बच्चों ये लेक्चर देखने से पहले आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो देख के आइए, यदि नहीं देखा हो तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। हमने क्या क्या किया था। हमने सबसे पहले ओम का नियम यहाँ पे पढ़ा था, V = IR, पहला, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने निकाला था इससे पहले I = NEAVD, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। N के बारे में यहाँ पे आपके बता दूं कि N किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन है। बच्चों पूरे इलेक्ट्रॉन मत मान लेना, N क्या है? प्रति एकांक, यस प्रति एकांक आयतन के आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बच्चे गलती क्या करते हैं? N पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये एकांक आयतन के उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं। और A क्षेत्रफल भी आपको बता दूं कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यस, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यस, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है तो जिस पे मैं लाइनें खींच रहा हूं ना, वो है क्षेत्रफल, इसे ए बोलेंगे। हम बीच में भी ऐसा ले सकते हैं, इसे हम ए बोल सकते हैं। ये भी ए है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। किसी भी चालक को बीच से काट दो तो जो क्षेत्रफल आपको दिखेगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और धारा इसके लंबवत बहती है। यस, हाँ। और फिर इसके बाद Vd तो आपको पता है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो एक औसत वेग से ही चल पाते हैं। तो Vd की बात यदि हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या है? अनुगमन वेग। हालांकि इस वेग का मान अलग अलग प्रकार के चालकों के लिए अलग अलग होता है, फिर भी एप्रोक्स Vd की यदि हम बात करते हैं, एप्रोक्स में ऐसा साइन बनाते हैं 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो है आपका E। तो चलिए, ये बात तो हम कर चुके थे, परंतु और 2-3 फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो फार्मूले भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था R = ρL/A, ये भी बहुत काम का फार्मूला है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध है ये। L इसकी पूरी लंबाई है, और A तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ही, जो कि आप समझते हैं। और एक और फार्मूला जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूव कर लिया है, ड्राइव कर लिया है, और वो फार्मूला था हमारा अनुगमन वेग का, Vd = EV/μ/mL। और ये टाउ आप भूले तो नहीं होंगे। किसी भी चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो एक धनायन से टक्कर करते हैं, टक्कर करने के बाद ये एक और धनायन है तो फिर इससे टक्कर करेंगे, और बीच का जो टाइम होता है ना, जहाँ पे वो रिलैक्स था, जहाँ पे वो चल पा रहा था, क्योंकि टक्कर में तो कष्ट में था ना इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइम को हम टाउ बोलते हैं, श्रांति काल, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। ये सब फार्मूले हम उपयोग में लेके आएंगे। और ये बात भी आप मत भूलना कि ओम का नियम केवल तभी सत्य है जबकि भौतिक अवस्थाएं नियत हों।
तो भौतिक अवस्थाएं नियत हों, इसका मतलब है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, ताप इत्यादि परिवर्तित नहीं हो रहे हों। तो अब हम ओम के नियम का निगमन करेंगे, लेके आएंगे, और इसमें आपको एक गिफ्ट मिलेगी, और वो गिफ्ट है प्रतिरोध का सूत्र। यस, ओम के नियम के निगमन से ही हमें प्रतिरोध का सूत्र मिल जाता है। तो आप सबसे पहले आप ये बात कर रहे हैं कि ओम के नियम का निगमन, तो हमें मालूम है कि ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और ये था ओम का नियम, जो कि आप 10वीं क्लास में भी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या निकाला था यहाँ पे, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी नो दैट, यस आप जानते हो कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये तो संबंध हम स्थापित कर चुके हैं, तो सीधा उपयोग करेंगे। ये लिखा भी हुआ है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और एक और चीज हमें पता है, वी नो दैट। बच्चों आगे बढ़ेंगे तो पिछली जानकारियों का तो उपयोग करेंगे, और हमने वीडी का फार्मूला भी यहां निकाला था। वीडी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ई वी टाउ अपान एम एल। हाँ, हम एक बात बताना भूल गए थे कि एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यस, एम बराबर क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि ये वीडी का मान इसमें रख देते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 और 3 का उपयोग कर रहे हैं, 2/3 से। यस, हम वीडी का मान इसकी जगह पे रख देते हैं, तो I इज इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की जगह हमने क्या लिखा, ई भी टाउ अपान एम एल। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ गया है। ओम के नियम को थोड़ा सा सुधारें नहीं यार, हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। हम I को इधर ले आए तो इससे हम लिख सकते हैं V अपान आई इज इक्वल टू आर। ये भी तो ओम का ही नियम है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ये V अपान आई इज इक्वल टू आर है, हम I को सामने ले जाते हैं। परंतु उससे पहले E और E 2 बार है ना, तो पहले तो हम ये लिख देते हैं एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपान एम एल। ये आई आ गया। अब हमें इस रूप में लाना, आई को यहाँ पे सामने पहुंचा दिया जाए, बी के अपान आई कर दिया जाए, बाकी सब चीज़ों को इस तरफ ले आए। हमने आई को सामने पहुंचाया, तो ये क्या आ गया, वी अपान आई, बी अपान आई, और सामने से सब ये तिर्यक गुणा बोलते हैं ना, तो ये हो गया एम एल ऊपर हो गया, और नीचे क्या क्या आ गया, सब ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए और टाउ। यार इसको तुलना करो, ओम के नियम से तुलना करो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं आपका 4, और इसी से ले लेते हैं ये V अपान आई इज इक्वल टू आर। ये क्या है, ये है ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है, तो देखो बच्चों, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये नियत रहेगा। किसी भी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता, समझे आप। इसे भी आप ओम्स लॉ को भी अपन यहाँ पे एक बार इसके नए रूप को भी यहाँ पे 5 नंबर दे देते हैं। M नियत है, L बराबर हमने क्या बोला था, भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, यानी कि लंबाई चेंज नहीं होगी, L भी नियत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भौतिक अवस्थाएं
जो भी हैं वो नियत हैं, वो कांस्टेंट हैं। जब भौतिक अवस्थाएं नियत हैं तो एल भी नियत रहेगा बच्चों। और क्या एन परिवर्तित हो सकता है? एन बराबर भी नियत है। पता है एन किससे परिवर्तित होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कौन परिवर्तित करेगा? ताप। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परंतु हमने बोला ना भौतिक अवस्थाएं नियत हैं। ये नियत होगा क्योंकि ताप कैसा है? ताप कांस्टेंट है, ताप नियत है, तो इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में संख्या भी नियत ही रहेगी। ताप इसे परिवर्तित कर देता है, ये बात तो आप मत भूलना, लिख लेना यार। तो एन भी नियत है और ए भी नियत होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत होगा। लिखा है ना भौतिक अवस्थाएं नियत हैं। और एक और बात, टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। ताप बढ़ेगा तो श्रांति काल बढ़ेगा, ताप नहीं बढ़ेगा तो श्रांति बढ़ेगा नहीं यार, उल्टा बोल दिया हमने कि ताप बढ़ेगा तो श्रांति काल कम हो जाएगा, क्योंकि ताप गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है बच्चों। तो इसलिए ताऊ भी यहाँ पे नियत रहेगा, ताऊ भी नियत ही रहेगा क्योंकि ताप नियत है। अब ये सभी चीज क्या ई परिवर्तित हो सकता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। यस, तो ये सब नियत हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है V/I इज इक्वल टू नियतांक। और ये नियतांक क्या होता है? ये नियतांक बराबर होता है आर के। यस, V/I इज इक्वल टू आर। और आर को हमने क्या माना था? प्रतिरोध तो है ही यार, परंतु ये नियतांक था, नियत रहता है क्योंकि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो रही हैं, चालक परिवर्तित नहीं हो रहा है। एक ही चालक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो पता है V/I इज इक्वल टू नियतांक, मतलब ये नियतांक ये है, ये पूरा नियतांक है। अब आप जरा इसको और इसको कंपेयर कर दो, इन दोनों की तुलना कर दो। यहाँ पे भी इसे भी इक्वेशन नंबर ले लो यार, बहुत से इक्वेशन ले लेते हैं, तो इसे भी यदि हम तुलना कर दो, परंतु नियतांक हो गए ये, इसका मतलब है कि ओम्स लॉ प्रूव्ड हो गया, ओम्स लॉ सिद्ध हो गया, क्योंकि ओम ने यही बोला था V/I इज इक्वल टू आर, और आर नियतांक था। तो ओम का नियम तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये नियतांक हैं, ये सब नियत हैं। कब नियत हैं बच्चों? यस, जब भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो रही होती हैं तो ये सब नियत रहते हैं। और V/I इज इक्वल टू नियतांक का मतलब ही ओम का नियम होता है। ये बात हमने आपको बताई, तो ओम्स लॉ तो प्रूव्ड हो गया। अब देखो ना, ये जो नियतांक है ये R के बराबर होगा। अब आप कंपेयर कर दो 4 तथा 6 को, तुलना कर दीजिए, तुलना 4 और 6 की, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा ml/NE² टाउ। ये है वो स्पेशल फार्मूला, ये है प्रतिरोध का फार्मूला, और प्रतिरोध बराबर होता है ml/Ne² और A टाउ। यस, अब जरा इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये ओम के नियम का निगमन हो गया, जो कि आप लोगों ने समझा है। तो अब हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। चलिए देखिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं, और सरल हैं यार, इसे तो मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं। देखना, अब कुछ बातें हैं जो हमें समझना है, समझे? तो देखो जरा, R इज इक्वल टू क्या है? ML, ये लंबाई, नीचे क्या है? NE² A टाउ। ये है R, इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखिए, हाँ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, एम एन ई स्क्वायर, ये तो नियत ही रहेंगे, ताप नियत है तो ये भी नियत ही रहेंगे, तो ये नियतांक हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, आर समानुपाती है एल अपान ए टाउ के, लिख सकते हैं। ये परिवर्तित होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसी भी तरीके से आप बदल सकते हो क्या? कभी नहीं बदल सकते हो यार, हमेशा एक सा रहेगा। फिर क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप बदल पाओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही है, तो रहेगा। माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसी चालक के लिए सामान्य ताप पर निर्धारित होती है। तो ये एन भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। अब ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है? एल, ए और टाउ। ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए नियतांक। तो नियतांक हो गए, तो नियतांक को हटा दो। चलो चलो अपन एक और तरीके से लिखते हैं, ऐसे समझो तो और समझ में आएगा। आर बराबर के, ये वाला नियतांक, ये वाला नियतांक, इंटू एल अपान ए टाउ। के को हटा दो तो आर समानुपाती है एल अपान ए टाउ। अब आप देखिए जरा, अब आप समझिए जरा इस चीज को कि आर सबको अलग अलग लिख दें तो आर समानुपाती है एल, आर व्युत्क्रमानुपाती है ए, और आर व्युत्क्रमानुपाती है टाउ। अब वो एक बात पूछें कि यार ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है? ये बात वो पूछ सकते हैं ना। तो देखो ना, ताप बढ़ाने पर ये टाउ कम हो जाएगा। यार वो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये प्लस आयन से टकराया, फिर दूसरे प्लस आयन से टकराया, और यदि ताप बढ़ा देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये तेजी से टकराएगा, और यहाँ पे टाउ कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए यार धात्विक चालकों का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। ये बात केवल धात्विक चालकों के लिए हो रही है बस, और किसी दूसरे चालकों के लिए नहीं की जा रही है। ये बात याद रखना, क्योंकि अर्धचालकों और एलाय मतलब मिश्र धातुओं पे ताप का प्रभाव अलग अलग होता है। वो बातें कर लेते हैं यार, बाद में क्यों करेंगे, वो बातें अपन अभी कर लेते हैं। सुनो 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 सुनो, हम सबसे पहले बात करते हैं धातु की। ये रिलेशन याद रखना, एल ए इनवर्स है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। टाउ घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये बात आपने सुन ली है। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चालकों की। धात्विक चालकों की, धात्विक चालकों की क्या विशेषता होती है? धात्विक चालकों की जो विशेषता होती है वो ये है कि इनके पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यार मुक्त क्या रहते हैं? उन्मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना वहां पे। आपको पता है कि कमरे के ताप पर भी ये गतिशील अवस्था में रहते हैं, परंतु इनका औसत वेग 0 होता है। ये बात आपने समझ ली है पहले ही से, पहले के लेक्चर में। तो नहीं देखा हो तो देख लो ना भैया उसे। यस, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, एक ये पॉजिटिव आयन है, तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और इधर जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर टाउ कम हो जाएगा। मतलब यदि ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका मतलब हुआ कि टाउ श्रांति काल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो श्रांति काल कम हो जाएगा, तो ये है ना, हमें मालूम है ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कम तो ये ज्यादा। हेंस प्रूव्ड यार, हमने सिद्ध कर दिया कि टाउ यदि कम होगा, टाउ कब कम होगा? जब ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये जल्दी टकराएंगे, टक्करें ज्यादा होंगी, ऊर्जा लॉस होगा, तो फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा यार। टक्करें ज्यादा होंगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो आर ज्यादा हो जाएगा। एक और बात, हिडन बात, इसकी बात करते हैं जरा। ये ई स्क्वायर, ये एन एन ई नहीं, ई को तो कोई माइका लाल परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो ये कम और ये ज्यादा जब बोला है वहां पे खत्म कर देना। यस 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 यस। तो ये टाउ बल, ये धात्विक चालकों के लिए बात हो गई। अब हम बात करते हैं अर्धचालकों की। हाँ, दूसरे नंबर जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम अर्धचालकों की। चलिए हम अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालकों की, यार अर्धचालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। हाँ, अर्धचालकों को यदि ताप देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ताप देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यहां से लाओ, ये एन लाओ नीचे, हम इन सबको नियत मान लेते हैं, एन को नीचे लाते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि एन बढ़ेगा। एन बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा। तो यार अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है। उल्टा हो गया, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं। यार इसके बारे में डिटेल अपन कर लेंगे ना चालक अर्धचालक युक्तियों में। कुछ बेसिक्स बातें समझ लो, इतनी बात समझ लो कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे, बढ़ेंगे, एन बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। अब हम तीसरे नंबर की बात करें, एलॉयज। एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातुएं। पता है हम वो जो फिलामेंट बनाते हैं ना बल्ब वगैरह का, वो ये कोशिश करते हैं कि ताप बढ़ने पर उसमें धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं हो। हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि ताप बढ़ाएंगे और धारा के मान में परिवर्तन होगा तो हमारी जो युक्ति है, वैद्युत युक्ति, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। तो जो मिश्र धातुएं हैं जो कि विद्युत में यूज की जाती हैं, तो इनका यदि ताप बढ़ाते हैं, काम की बात है, लिख लेना, ताप बढ़ाते हैं तो आर नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि हमें बनाना है मिश्र धातुएं, ये कोई प्राकृतिक चीजें तो नहीं होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो मिश्र धातुएं कुछ इस प्रकार की हों कि ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर अंतर नहीं पड़ता। तो फिर आपको तीन चीजें याद रखनी है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम वही मिश्र धातुएं लेते हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़े, धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन होगा तो फिर हमारी जो विद्युत युक्ति है वो गड़बड़ करेगी। जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें अलग अलग मिलेगा, कम ताप पे अलग मिलेगा, ज्यादा ताप पे अलग मिलेगा। ऐसी कोई वैद्युत युक्ति हम उत्पन्न यूज करते ही नहीं है ना। कमेंट्री चल रही है, हॉकी की कमेंट्री चल रही है। हॉकी की कमेंट्री ऐसे ही होती थी, आप लोगों ने रेडियो पे कमेंट्री नहीं सुनी है, रेडियो पे कमेंट्री ऐसी ही होती थी।
चलिए ये वाली बात तो कर ली, अभी अभी हमें और भी बात करनी है। ये छोटी बातें नहीं हैं बच्चों, ये बड़ी बातें हैं, और बड़ी बात अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो R बराबर हमारे पास क्या था, हमारे पास था ml अपान NE स्क्वायर A टाउ। तो इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू ml अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू A। और एक फार्मूला हमें मालूम है, वो कहाँ गया कि R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, ये भी हम जानते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, और यहाँ पे हम जानते हैं ये करके लिख दो, वी नो दैट रो एल अपान ए, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों ही प्रतिरोध के बराबर हैं। एल अपान ए ये है, तो एल अपान ए ये है। अब इन दोनों की तुलना कर दो तो रो बराबर ये होगा, क्योंकि ये दोनों ही आर के फार्मूले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अरे हम ये कर रहे हैं, हम 1 व 2 की तुलना कर रहे हैं। यस, तुलना करने पर देखो ना, एल अपाने बची हुई इतनी चीजें, यहां पे अकेला रो, मतलब रो इनके बराबर होगा, अकेला ही सबके बराबर होगा, वो सबको संभाल लेगा अकेला। यस, वो तो ग्रेट खली है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये आ गया हमारे पास प्रतिरोधकता का फार्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या था, ये थी प्रतिरोधकता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हमने क्या बोला था बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चालक का चारित्रिक गुण है। समझिए ये बात। तो सुनो, ये अब जरा इसे इधर लिख लें यार, रो को अपन ने आर मार लिखा है, हम समझना है, समझना ही पड़ेगा, समझो। तो रो इज इक्वल टू है एम एन ई स्क्वायर और टाउ, ये रो के बराबर है। m इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है और n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, तो कोई माइका लाल उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। तो नियत हो गया m, और e स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वर्ग है, तो m तथा ई स्क्वायर दोनों हर परिस्थिति में, यस, परिस्थिति में नियत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ये और ये मतलब m अपान ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, m अपान ई स्क्वायर बराबर होगा नियतांक। चलो के मान लें, इसे मान लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू एम अपान ई स्क्वायर को के मान लिया, तो ये हो जाएगा के अपान एन और टाउ। नियतांक हटा दो, नियतांक हटा दो, तो रो समानुपाती है 1 अपान एन और टाउ। इसे अलग अलग लिख दो, रो समानुपाती है 1/n। 1/n नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि रो व्युत्क्रमानुपाती है, तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा। तो रो व्युत्क्रमानुपाती है 1/n का, और रो व्युत्क्रमानुपाती है टाउ का। बस ये 2 चीजें हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं, प्रतिरोधकता को प्रभावित करती हैं। देखो बच्चों, इसके फार्मूले में नो एल, चालक की लंबाई नहीं है। इसके फार्मूले में नो ए भी नहीं है। मतलब ये है कि प्रतिरोधकता को
चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं करता। लिख देते हैं, आप भी लिख लेना, इसे मिटा दें। ये बात तो आपने लिख ली होगी, तो हम इसे मिटाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बड़ी बात हम लिख देते हैं कि चालक की कितनी लंबाई बढ़ा दो, उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि प्रतिरोधकता मतलब रो पर चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बोला था ना कि ये चारित्रिक गुण है, नहीं पड़ता है। पहली बात तो आपने लिख ली है। तो वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं यार, वो लोग प्रश्न पूछने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं यदि हमने किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, तो आप कहना उतनी रहेगी, क्योंकि लंबाई पे प्रतिरोधकता निर्भर ही नहीं करती है। फिर उन्होंने बोल दिया कि एक चालक को मोटा ले लिया पतले से, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी बदलेगी, तो फिर आप बोलोगे नो नो नो, कभी नहीं बदलती है। ये दो बातें तो आपने लिख ली हैं। अब प्रभावित किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होगी तो रो परिवर्तित होगी, और ताप परिवर्तित होगा तो रो परिवर्तित होगी। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो टाउ कम हो जाएगा और रो कम हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर रो, ताप बढ़ाने पर टाउ कम हो जाएगा। पहले हम ये लिख दें, टाउ कम तो रो ज्यादा। यार उल्टे हैं ना एक दूसरे से, ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो ताप बढ़ाने पर ये होगा। फिर यदि मटेरियल पदार्थ बदल दिया जाए, एक ऐसा पदार्थ ले लिया जाए जिसमें N ज्यादा हैं, तो रो कम हो जाएगा। पदार्थ बदलेंगे तब की बात हो रही है, समझे आप? पदार्थ नहीं बदलेंगे तब की बात नहीं हो रही है, ये पदार्थ बदलेंगे तब ये होने वाला है। तो ये बात भी तो आपको समझ के रखनी है ना, कि आपने देखो कापर लिया है, कापर के लिए रो है, मान लिया रो है। चांदी ले लिया सिल्वर, यार वो तो इससे अच्छा चालक है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो रो कम हो जाएगा ना, यानी प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। एकांक आयतन के प्रतिरोध को ही तो प्रतिरोधकता कहते हैं। ये बात तो हम कितनी बार पहले भी पढ़ चुके हैं यार, हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ चुके हो इस चीज को। तो बच्चों यहां पे ताप बढ़ाने पर टाउ कम हो जाता है तो रो ज्यादा हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का एक स्पेशल फार्मूला भी आ गया हमारे पास, इसे भी नोट कर लो यार, काम पड़ने वाला है ये, है ना। तो हमने प्रतिरोध के बारे में भी कुछ अच्छी बातें कर ली हैं यहाँ पे, समझे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक हालांकि बहुत बड़ा लेवल नहीं है, हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जरा, ये तो हटाओ, इसे भी हटा दो, अब इसे भी हटा दो, अपन इसकी भी अब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो आपके दिमाग में छप चुका है। हाँ, दिमाग में छापना इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी पे लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर वो दिमाग से कहीं निकल जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं हमारे दिमाग में, कभी कभी ये चीज़ें काम की दब जाती हैं अंदर दूसरे विचारों से। विचार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं तो विचारे बना देते हैं, ओके, इनोसेंट बन जाते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि ओम का नियम हमने पढ़ा था, ये I है और ये V है। हमने यहाँ पे दो ग्राफ खींचे, एक ये और एक ये, दो अलग अलग धातुओं के ग्राफ हैं। तो विभव और धारा के बीच में ग्राफ जब हम खींचते हैं, और ये ओम का नियम है ही, V इज समानुपाती है I के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि सीधी रेखा I है, ये सीधी है ना, मुड़ी नहीं है। आप ये मत समझना कि ये मुड़ गई है। तो बच्चों हमने पहले पढ़ चुके हैं
कि ये जो थीटा है ना कोण, इसका कोण, इसे थीटा वन बोल देते हैं। थीटा वन क्या देता है? थीटा वन बराबर देता है प्रतिरोध, और इस थीटा वन को हम क्या बोल देते हैं? ढाल, स्लोप। और इस थीटा वन को हम टेन थीटा वन भी लिख सकते हैं, यह स्लोप के लिए टेन थीटा वन। ओके, तो यदि, और इसका कोण कितना हो गया? थीटा टू। तो हमने पहले बात की थी कि थीटा वन का मान प्रतिरोध देता है, थीटा वन का मान नहीं, ये स्लोप। और एक बात और, ये कोण हमेशा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में लिया जाता है। यस, तो थीटा जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, मतलब थीटा ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्लोप यानी कि ढाल ज्यादा, और ज्यादा ढाल का मतलब होता है प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। तो हमें मालूम है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन है इस ग्राफ में, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो हम क्या बोलेंगे? बी का प्रतिरोध ज्यादा है, ए का प्रतिरोध कम है ना। अब तो मान लो ये वाला जो ए ग्राफ है जो किसी एक धातु के लिए है उसका प्रतिरोध कम है, और बी ग्राफ है जो दूसरी धातु के लिए है इसका प्रतिरोध ज्यादा है। पर उनने बोल दिया कि ए और बी एक ही धातु के लिए यदि इन्होंने क्या बोला? यदि ए तथा बी दोनों एक ही धातु के VI ग्राफ हैं। अब हमारे सामने समस्या आ गई, यार ए का प्रतिरोध कैसा है? इसका आर कम है और इसका आर इससे ज्यादा है। आर कौन बढ़ाता है? ताप, है ना। तो इसको हम मान लें कि ए को हम T1 पर खींच रहे हैं, इससे T2 पर खींच रहे हैं। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये तो हमने मैथमेटिकल समझा। अब आप देखिए ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब धारा का मान तेजी से बढ़ रहा है, ऊपर कम जा रहा है आगे ज्यादा जा रहा है। ये ऊपर ज्यादा जा रहा है आगे कम जा रहा है, धारा का मान कम बढ़ रहा है। मतलब यार विभव तो उतना ही लगा है, धारा का मान कम बढ़ रहा है, और धारा का मान यदि कम बढ़ रहा है इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है। तो बच्चों जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका जो ढाल है, जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर V बढ़ाने पर I ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो क्यों नहीं बढ़ेगी यार? क्योंकि V समानुपाती है IR, तो V इज इक्वल टू RI होगा। R ज्यादा होगा तभी तो I कम हो रही है। यस, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपने समझा, और अब हम यहाँ पे ओम के नियम का निगमन कर चुके हैं, हम प्रतिरोध का सूत्र भी कर चुके हैं। अब हमारे पास है ओम के नियम का सदिश रूप। चलो यार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक की भी बात हमें कर लेनी चाहिए। देखो ओम का नियम क्या है? ओम ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि V भी अदिश है, I भी अदिश है, और R भी अदिश है। ये सब अदिश है, तो ये अदिश हो गया ना, तो ये अदिश हो गया, ये ओम का नियम अदिश हो गया। अब देखो आप, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? ओम के नियम का सदिश रूप पढ़ने वाले हैं बच्चों, सदिश रूप।
तो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू था हमारे पास I इंटू आर। अब देखिए हम सदिश की बात करते हैं और कैसे करते हैं ये भी देखिए। तो V बराबर यहां लिखते हैं, V यानी विभव। विभव बराबर क्या होता है, E इंटू एल। एल चालक की लंबाई है यार। E इज इक्वल टू वी अपान एल होता है कि नहीं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। रखो V की जगह हमने क्या रख दिया, ये V की जगह रख दिया हमने E इंटू एल। ये चीज लेके आए बराबर E सदिश है। E सदिश है। देखो हमने इस अदिश को एक सदिश राशि में लेके आए, है ना। ये विभव प्रवणता कहते हैं ना, V अपान एल को विभव प्रवणता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल लिख सकते हैं। फिर हम I इज इक्वल टू जे अपान ए लिख सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा है धारा घनत्व। हाँ, हमने उल्टा लिख दिया बच्चों। ये इसे काट देना। हमने यहाँ पे ये लिख सकते हैं J इज इक्वल टू आई अपान ए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए भी सदिश है, J और ए। तो ए सदिश को अपन चलो सदिश ही रख देते हैं यहाँ पे, ए J और ए। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह लिख सकते हैं J और ए। अब R इज इक्वल टू क्या है, रो एल अपान ए। आर की जगह अपन यहाँ पे इसकी जगह ये वाली चीज लिख सकते हैं, रो एल अपान ए। देखिए आप ये बात हमारी। अब पता है यहां पे क्या होने वाला है। इस एल से तो ये एल कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, और बच्चों E इज इक्वल टू जे इंटू रो। ये अदिश है, ये संख्या है। संख्या का जब किसी सदिश में गुणा किया जाता है तो हमें सदिश मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू धारा घनत्व J वेक्टर डॉट रो। रो एक संख्या है, संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो सदिश ही आएगा। हाँ, आपको मालूम है कि A वेक्टर गुणा 2 बराबर 2A वेक्टर सदिश ही मिलने वाला है, तो ये कोई संख्या है। अब एक और बात कि रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट चालकता। तो हम पता है क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख दें रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सदिश इज इक्वल टू जे सदिश इंटू 1 सिग्मा। तो पता है यहाँ पे जे सदिश इज इक्वल टू सिग्मा ई सदिश हो जाएगा। ये भी ओम के नियम का सदिश रूप है, ये भी ओम के नियम का सदिश रूप है। यस, ओम के नियम का सदिश रूप। देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि V को हमने क्या लिखा, EL, क्योंकि V बराबर EL, E बराबर विभव प्रवणता। ओके, J प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा है और J एक सदिश राशि है। तो I बराबर J वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे I की जगह J वेक्टर डॉट ए वेक्टर रख दिया। R बराबर रो एल अपान ए वेक्टर, रो एल अपान ए वेक्टर हमने रखा, इससे ये कैंसिल हो गया। E वेक्टर बराबर J वेक्टर इंटू रो आ गया है। और आप चाहो तो यदि आप यहाँ पे अकेला A लिखा रहने दो, हम सदिश रूप नहीं लें तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसा कर देंगे तो भी ए से ए कैंसिल हो ही जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसके बारे में क्या सोचेंगे यार, जो यहाँ है ही नहीं उसकी बातें क्या करें, परंतु करते हैं सब लोग, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु करते हैं। ये ओम के नियम का सदिश योग था। और अब इम्पोर्टेंट बात, और तो क्या इससे पहले हम जो बातें कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट बातें नहीं थी, वो सब इम्पोर्टेंट बातें थी। अब हम यहाँ पे प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता की बात कर रहे हैं
और ओम के नियम का सदिश रूप भी हम कर चुके हैं। अब जो भी बात हमारी यहाँ पे होने वाली इसे भी मिटा दो, अब इसकी अपन जरूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ यार, थोड़े से स्वार्थी बनना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है उससे हटा दो, क्यों जबरन बोझा लेके चले। तो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए है, ये बात हमने लिख दी है यहाँ पे एक, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि R समानुपाती है L के, काम की बात है, ध्यान से सुनना। तो इसे ही को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये हाँ, जब कोई चीज ऐसी समानुपाती होती है तो फैक्ट है कि आर एल के समानुपाती, इसका मतलब R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2। लंबाई परिवर्तित होगी तो प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा, ये बात भी हमें पता है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बच्चों इससे हम कैसे लिख सकते हैं, ये इनवर्स है तो इससे हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 इज इक्वल टू A2 अपान A1। उल्टा करना पड़ेगा ना, जहां R1 है वहां A2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। यस, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो, ये दोनों चीजें आ गई। इससे कुछ आपके सवाल भी हो जाते हैं, बकवास से सवाल करते हैं कि लंबाई दुगनी कर दी गई, लंबाई कितनी कर दी गई, लंबाई दुगनी कर दी, दुगनी कर दी, तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध कितना, ये अपन ने कितना की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि प्रतिरोध कितना। तो हमारे पास फार्मूला है R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। पहले की लंबाई L1 बराबर L ले ले, दुगनी की है तो L2 बराबर 2L हो जाएगी, ये वाली बात हुई। तो R1 बटे R2 बराबर L1 की जगह L लिखा, L2 की जगह 2L लिखा, L से L कैंसिल हो गया, तो R2 बराबर 2R1, यानी कि प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये बात तो पता आपको लग गई। अब यहां पे एक थोड़ी सी अलग स्थिति की बात करते हैं। किसी तार को खींच के लंबाई बढ़ाते हैं, खींच के लंबाई कम नहीं कर सकते, खींच कर लंबाई बढ़ाते हैं। तो अब आप देखो, यहां पे देखो, ये वाली बातें अपन यहां लिखी रहने देते हैं और इन बातों को हम उपयोग में लाएंगे, ये यहाँ पे लिखी रहते हैं। यहाँ पे भी दो ब्लॉक अपन बना लेते हैं। अब हमने क्या बोला, किसी तार को खींचकर किसी तार की खींचकर लंबाई बढ़ाने पर, आप बोलोगे सर ये है तो, यार इमेज करो यार, जब किसी तार को पकड़ के खींचोगे तो लंबाई जो है ना वो तो बढ़ेगी ही, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी तो कम होगा। जब खींचोगे तो तार पतला नहीं होगा, होगा कि नहीं, हाँ खींचोगे तो तार पतला होगा। देखो देखो, ये तार तो नहीं है बच्चों, परंतु फिर भी हमारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है। खींचो, देखो पतला हो रहा है, लंबाई भी बढ़ रही है और पतला भी हो रहा है, यानी डबल इफेक्ट आने वाला है यहाँ पे। जब हम इसे पकड़ के खींचेंगे तो ये पतला भी होगा और लंबा भी होगा, तो डबल इफेक्ट आएगा बच्चों इसमें। तो लंबाई बढ़ाने पर खींचेंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अच्छा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की और बात बता दें, यदि हमारे पास तार है और इस तार की त्रिज्या r है तो A बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो आप याद रखना इस बात को कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब वो आपका जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई बढ़ाने पर लंबाई तो बढ़ेगी ही, क्षेत्रफल भी कम होगा, तो अपन इसे डबल अबल तो नहीं कर सकते। तो चलो हम निकालते हैं। तो माना तार की लंबाई, मान लो लंबाई L1 बोल दें, L1 है, प्रारंभिक लंबाई है, अभी खींचा नहीं है ना,
प्रारंभिक लंबाई, हम यहाँ पे प्रारंभिक शब्द भी लिख देते हैं, प्रारंभिक लंबाई L1 है। प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर R1 और क्षेत्रफल बराबर A1। तो पता है R1 बराबर रो L1 अपान A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तो पढ़ा है यार कि लंबाई चौड़ाई ओड़ाई बढ़ा देने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो रो ही रहेगी। ठीक है, अब तार को खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, तो माना उसकी लंबाई L1 हो गई। और जब तार को खींचेंगे तो लंबाई L1 हो जाएगी, तो क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 L1 की जगह L2 लिखो, A2 हो गया, क्योंकि शुरू में अपन ने L1 माना था, उसकी लंबाई L2 हो गई। सॉरी, हमने L1 लिखा था, उसकी लंबाई L2 हो गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो गया। तथा प्रतिरोध परिवर्तित होगा एंड रेजिस्टेंस बिकम, प्रतिरोध बराबर R2। ये L2 है ना, लंबाई खींचेंगे तो L1 तो पहले थी यार, लिख दिया था, कोई बात नहीं। चलो, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 अपान A2। ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकेंड। और देखो जरा, रो तो दोनों में परिवर्तित नहीं होगी, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को सेकेंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 अपान R1, रो से तो रो कैंसिल हो जाएगी, R2 ऊपर लिया है मतलब L2 अपान A2 होगा, और यहाँ पे ये नीचे लिया है तो A1 अपान L1 होगा। ये बात समझ में गए होगे, सिंपल सा मैथ्स है। तो यहीं पे हम क्या करें, R2 अपान R1 थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें, तो ये हो जाएगा L1 अपान L2 इंटू हमने L2 सॉरी उल्टा कर दिया था, L2 अपान L1, और ये हो जाएगा A1 अपान A2। एक काम और कर दें, ये वाली चीज और रख दें, प्रारंभिक त्रिज्या उसकी अपन R1 मान लेते हैं और अंतिम त्रिज्या खींचने के बाद R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और रख देते हैं, R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, इसकी त्रिज्या R1 है, खींचने के बाद त्रिज्या R2 हो गई, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1 इंटू, ये हो गया आपका R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब हम खींच रहे हैं तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये अभी हमने नहीं समझ पाए, लिखने के बावजूद अभी नहीं समझ में आया। यार कुछ जोड़ना पड़ेगा इसे। आपको पता है किसी चीज को यदि खींचेंगे तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना क्षेत्रफल कम हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु का आकार परिवर्तित कर देने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये बात किसी भी वस्तु का आकार परिवर्तित कर दें, कुछ जोड़ेंगे नहीं उसमें, परिवर्तित कर देने पर उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का खींचने के बाद का आयतन। मतलब यहां पे लिखेंगे तार का प्रारंभिक, ऐसे ही लिख देते हैं, आयतन
बराबर तार का अंतिम आयतन, खींचने के बाद आयतन ऐसा लिख देते हैं। और तार होता है बेलनाकार, ये तो आपको पता है। तो बेलन का क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर L1 और ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर L2। पहले की त्रिज्या r1 थी, खींचने के बाद की त्रिज्या r2 हो गई। और पाई से तो पाई कैंसिल कर दो। हम एक काम करते हैं, r1 स्क्वायर और अपान r2 स्क्वायर इसको इधर ले आए और ये हो जाएगा L2 अपान L1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। मतलब त्रिज्या और लंबाई में हमने संबंध स्थापित कर दिया। संबंध स्थापित करते रहना चाहिए, है ना। तो ये संबंध स्थापित कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 का उपयोग करते हैं। तो r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर इसमें है, इसकी जगह अपन लिख देते हैं L2 अपान L1। तो क्या आ गया हमारे पास, R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1 और R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया L2 अपान L1। तो बच्चों यहाँ पे आ गया R2 अपान R1 इज इक्वल टू L2 अपान L1 स्क्वायर। ये संबंध आ गया। और देखो R2 यहाँ है तो L2 यहाँ है, R1 यहाँ है तो L1 यहाँ है। मतलब R समानुपाती है L स्क्वायर के। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे भी तो यही किया था, समानुपाती है L, तो ये L1 अपान L2 है। यहाँ पे स्क्वायर है, R2 R1 L2 L1, इसका मतलब है R समानुपाती है L स्क्वायर के। तो अब आपको एक नई बात समझ में आ गई कि यदि खींच के लंबा करेंगे तो प्रतिरोध उसके वर्ग के समानुपाती होता है। यस, तो प्रतिरोध उसके वर्ग के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तार को खींचा, तार को खींचा, लंबाई दुगनी कर दी, लंबाई दुगनी कर दी, तो नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, ये वाला फार्मूला या यूज कर लें। R2 अपान R1 बराबर L2 स्क्वायर अपान L1 स्क्वायर। नया प्रतिरोध निकालना है तो R2 बराबर हो जाएगा L2 स्क्वायर अपान L1 स्क्वायर इंटू R1। अब सुनो, L1 बराबर L मान लो और L2 हमने खींच के दुगनी की है तो 2L मान लिया। ये दोनों मान यहाँ पे रखो तो R2 बराबर हो जाएगा L2 स्क्वायर, मतलब 2L का स्क्वायर और यहाँ पे L का स्क्वायर इंटू R1। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया या डायरेक्ट कर दें, और 2 2 2 जा 4R1। मतलब प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के 4 गुना हो जाएगा। समझिए ये बात, इंपॉर्टेंट बात है। खींचना, सामान्यतः दुगनी लंबाई का तार ले लोगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, परंतु यदि खींच के दुगनी लंबाई करोगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो हम इसका एक फार्मूला भी बना सकते हैं। 4 गुना हुआ ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाते हैं। ये वाली चीजें अपन मिटा दें अभी नहीं, इनका तो अपने अभी काम है। हम एक काम करते हैं, ये वाली चीजें अभी मिटाते हैं, उनका तो हम काम उपयोग लेंगे, है ना। हाँ, हमारे पास क्या आया था, R2 इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू R1। सिंपल सा फार्मूला है, जितना गुना कर दिया। L स्क्वायर भी मत लो, यहां पे अपन लिख दो R2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर R1 और x बराबर है गुना, कितने गुना, कितने गुना। एक नया फार्मूला मिल गया आपको। तो अब सुनो, अब इस फार्मूले का उपयोग करें। एक तार को खींच के 3 गुना कर दिया गया, खींचकर, मतलब तार को खींचकर, तार को खींचकर 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो चलो, नया प्रतिरोध R2 है, R2 बराबर कितना गुना किया है, 3 गुना, तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर R1, मतलब R2 बराबर 9R1 हो जाएगा।
सीधी सी बात है, सीधे से समझ में आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हमने आपको नहीं बताई, वो बात भी तो हमें आपको बताना है यार, बताना ही पड़ेगा। तो हमारे पास दो फार्मूले आए थे, वो क्या आया था फार्मूला हमारे पास, इसे तो मिटा दो, ये तो आपने कर ही लिया है। हमने दो चीजें निकाली थी पिछले, उसमें आपको याद होगा क्या निकाला था। हमने सबसे पहले निकाला था R2 अपान R1 इज इक्वल टू L2 अपान L1 R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, ऐसा हमने निकाला था। बाद में हमने संबंध निकाला था, इसे अपन अब एक मान ले रहे हैं, है ना, वो मिटा दिया ना, इसलिए अपन नए सिरे से बोल रहे हैं। और हमने संबंध निकाला था, तो वो क्या निकाला था, हमने निकाला था L2 अपान L1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, ये हमने निकाला था, इसे दो मान लें। अब हम क्या करें, वहां पे तो हमने R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर की जगह L2 अपान L1 रखा था। अब हम L2 अपान L1 की जगह ये भी तो रख सकते हैं, इसकी जगह ये तो रख सकते हैं हम। एक बात दो से एक अच्छा रिजल्ट आएगा यार। R2 अपान R1 बराबर ये L2 अपान जगह R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर रखा, तो R2 अपान R1 बराबर हो गया R1 पावर 4 अपान R2 पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4, यानी कि त्रिज्या का परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा, परंतु पावर 4 के। समझ में आई ये बात, ये भी हमारे एक काम का रिलेशन है, काम का संबंध है। तो सामान्यता यदि तार को उतनी त्रिज्या का आप दोगुना कर दो, 3 गुना कर दो, तो प्रतिरोध भी दोगुना या 3 गुना हो जाता है। परंतु आप खींचते हो, खींच के दोगुना और 3 गुना करते हो, तो फिर फार्मूला लगेगा R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, R फाइनल इनिशियल, और यहाँ पे R समानुपाती है 1 अपान R पावर 4 के। इसमें भी अपन ऐसे ही एक्स कर सकते हैं, प्रतिरोध की बात करेंगे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर 1 अपान एक्स की पावर 4 इंटू R फाइनल और R इनिशियल, एक्स कितना गुना किया है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, प्रतिरोध के बारे में तो अभी हमें और जानना है, तो जानेंगे ना, अगले वीडियो में डालेंगे, अगले लेक्चर में हम ये सब समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।